हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं खून का टीका नामक ऐतिहासिक उपन्यास का अगला भाग। ये उपन्यास यादवेंद्र शर्मा चंद्र का लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास है जो राणा हम्बीर के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने पढ़ा, पिछले 4 भागों में हमने देखा कि किस प्रकार राणा का जन्म होता है, किस प्रकार वो मुंजा वालेचा का वध करता है, उसके किले पर फतेह हासिल करता है, और इसके अलावा शेरा और जो खित्सी है उनकी मृत्यु, और अनंग सिंह किस प्रकार से उसके सेना में भर्ती होता है और वो किस प्रकार वो सैनिक पर से उसको मारता है और उस पर से धन है वो लेता है। तो यहाँ पर अनंग सिंह का और जो सैनिक था उसका युद्ध चल रहा था, जिसमें अनंग सिंह ने उस सैनिक को मार दिया था। तो अब हम आगे की कहानी है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए। यदि आप हिंदी साहित्य की कोई भी PDF बुक, ठीक है, जो भी दोस्तों आपके सिलेबस से संबंधित है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही भेजी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। चतुर्दिक नीरवता में हम्बीर की दृष्टि सोसी गई। उसका मन बोझिल हो गया। उस चट्टान के पूंजीभूत तिमिर में हम्बीर को उस सिपाही की कातिर और चिंतित आंख दीप्त अंगार सी दिख पड़ी। रात्रि अंतिम सांसें ले रही थी। नील गगन में तारे कुंभलाए फूलों से प्रतीत हो रहे थे। दूर पर तमसाकार श्रृंगमालाओं की ओट से अरुणिम आभा के दर्शन होने लग गए थे। हम्बीर अभी अभी शैया त्याग कर उठा था। उसकी अलस तंद्रिल लोचनों में, नेत्रों में भारीपन स्पष्ट झलक रहा था। वह पर्वत की ओर से बिखर कर आती हुई सूर्य रश्मियों का निमेष लगातार दृष्टि से अवलोकन करने लगा। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार के ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है जो कि उपन्यास लेखन में आवश्यक तत्व माना जाता है। तो यहाँ से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। उभरती हुई दूरागत चारण की ध्वनि हम्बीर को प्रतिध्वनित बनकर कर्ण कुहरों से टकराती हुई। कर्ण कुहरे दोस्तों ये होते हैं कान का जो ऊपरी का भाग है, कर्ण यानी कान और कुहरा यानी कि कान का जो ऊपरी भाग है, उनमें टकराती हुई जान पड़ती थी। चारण किसी क्षत्रिय वीर का यशोगान कर रहा था। चारण का स्वर बीन सा मधुर और कर्णप्रिय था। हम्बीर उसमें खोसा गया। चारण धीरे धीरे पगडंडियों पर अमर यात्री की तरह चलता गया। उसका स्वर मंदा होता गया। बीन का तार टन की मर्मांतक ध्वनि करके टूट गया। हम्बीर का अंग अंग झंझना उठा। उसे भय से कांपती उस सिपाही की संतप्त अबोध आंखें स्मरण हो उठीं। वह मर्मभेदी चीख हम्बीर के मन में आंदोलन कर उठी। अनंग का अट्टहास उसे क्रूरता की पराकाष्ठा लगा। उसका अंतर सिपाही की मृत्यु के अवसाद के आवर्तन में आविष्टित हो गया। तो अभी तक जो सिपाही जो अनंग सिंह ने मारा था और उसकी गर्दन काट दी थी, तो उसकी जो दोस्तों उसने आंखें देखी थी, और हम्बीर नहीं चाहता था कि भाई अकेले सिपाही को इस तरह से हम मारें, ठीक है। इसीलिए वो बार बार उस सिपाही को ये सलाह दे रहा था कि भाई तुम धन छोड़ करके लौट जाओ। तो उसकी ये हम्बीर की स्मृति में ये बात है वो गहरी बैठ गई है, ठीक है, और बार बार है उसे वो याद आ रही है। राजपुरोहित मंत्रोच्चारण करता हुआ हम्बीर के आगे से गुजरा। हम्बीर पुरोहित की वाणी सुनकर स्वप्नाविष्ट सा चौंक उठा। एक दीर्घ निश्वास प्रस्फुटित हुई जिसमें गहरी अंतर्वेदना झलक रही थी। आज दरबार में चाचा ने इस बात पर जोर दिया कि मालदेव के साथ असहयोग का संघर्ष शुरू कर दिया जाए। असहयोग आंदोलन से वह घबरा उठेगा, यानी कि जो भी उसका जो सहयोग कर रहे हैं तो उनसे असहयोग की विनती की जाए, और यदि हम असहयोग करेंगे तो मालदेव जो चौहान है वो अपने आप है ज़मीन पर आ जाएगा और हमसे क्षमा याचना प्राप्त कर वो चित्तौड़ का किला है वो हमारे लिए सौंप देगा। कुशल नीतिज्ञ पवन सिंह ने अजय सिंह की बात का समर्थन किया।
जब तक हमारे पास अस्त्र शस्त्र पर्याप्त रूप से एकत्रित न हो जाएं तब तक हमें अपनी सेनाओं का यहाँ से कूच नहीं होने देना चाहिए। अनग सिंह बोले। इससे पहले अजय सिंह ने पुनः कहा, असहयोग आंदोलन और छापेमारी का युद्ध स्वतंत्रता के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो लेखक है वो असहयोग आंदोलन जैसे मार्गों की प्रशंसा करता हुआ यहाँ पर लेखक का मंतव्य वो दिखाई देता है। अनग सिंह ने कहा कि इससे पहले अजय सिंह ने पुनः कहा कि असहयोग आंदोलन और छापेमारी का युद्ध, कि भाई एक तो आप सहयोग मत करो और जो भी इनके सैनिक मार्गों में आ रहे हैं उन पर आप छापेमारी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते रहो, तो ये हमारी स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। हमें मेवाड़ियों में निरंतर इसी बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे राजा मालदेव का यहाँ जीना ही दूभर हो जाए। उसके पास असंख्य सेना है, वह सपरिवार जालौर को छोड़कर यहाँ पड़ा है। इतना व्यय है कि यदि मेवाड़ी जनता उसके साथ संपूर्ण असहयोग करना प्रारंभ कर दे तो वह स्वयं चित्तौड़ से अपना डेरा उठा लेगा। हमें यहाँ पर जो लेखक है, उपन्यासकार है, उसकी गांधीवादी सिद्धांतों में आस्था दिखाई दे रही है। जिस प्रकार गांधी जी ने संपूर्ण देश के देशवासियों से आह्वान किया था कि आप अंग्रेजी सरकार का असहयोग करके हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, उसी प्रकार यहाँ पर लेखक है वो हम्मीर को असहयोग के माध्यम से एक मार्ग बता करके उसको स्वतंत्रता दिलवाना चाहता है। हमें घर घर जाकर यही कहना चाहिए कि पर्वत पर चलो, मालदेव को लगान ना दो, यही बात बात में विरोध अवरोध करो। जब हम पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न व संगठित हो जाएंगे तब हमारा ध्वज गौरव सहित लहराएगा, अन्यथा शीघ्रता में किया गया विवेकहीन कार्य पश्चाताप के आंसुओं से अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कोई भी कार्य है वो शीघ्र नहीं करना चाहिए। विवेकहीन कार्य यदि शीघ्रता में हो जाए तो फिर उसका जो परिणाम है वो अंततः हमें ही भुगतना पड़ता है। अनग सिंह ने अर्थ भरी दृष्टि सारी उपस्थिति पर डाली। तनिक अपने पदासन से हटकर वह बोला, चाचा जी अपनी अवस्थानुसार बात करते हैं और युक्तियां सुझाते हैं। चाचा जी श्रांत यात्री की तरह युद्ध और असंतोष से घबराते हैं। अब इसका मन महाप्रभु एकलिंग की अभ्यर्थना के अतिरिक्त हिंसा की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। तो अनग सिंह है दोस्तों, वो मैंने आपको बताया पिछली कक्षा में, युद्ध का बहुत ही प्रिय है, हर समय युद्ध के लिए तैयार रहता है। और राणा हम्मीर जब युद्ध करने के लिए कहता है कि भाई हम चित्तौड़ पे तुरंत ही आक्रमण कर देते हैं, तो सबसे पहले अनग सिंह है उसकी बात का समर्थन करता है। तो यहाँ पर वो व्यंग्य स्वरूप में जो चाचा अजय सिंह है उसकी बात को वो काटते हुए कहता है कि अब तो आप बढ़ा गए हैं, अब तो केवल आप एकलिंग जी की उपासना करिए, अब आप युद्ध बुद्धों से आपका क्या काम है, अब तो आपको तो डर लगता होगा, आप हिंसा करना नहीं चाहते हैं। उनकी आत्मा हिंसा के नाम से कांपती होगी। अब वे वृद्ध हो चले हैं, इसलिए वे संघर्ष से हटकर शांति के शत्रु को पराजय देना चाहते हैं। हिंसा को त्याग कर अहिंसा के आधार पर उस राज्य की प्राप्ति के स्वप्न देख रहे हैं कि हर निवासी हर तट में खून के लाल चींटे से आतंकित है। पवन सिंह ने विरोध किया, बात हिंसा और अहिंसा की नहीं, बात है विनय की। पराजय की आकांक्षा होने पर आक्रमण करना मूर्खता ही है। यानी कि भाई जब हमें लग रहा है कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम पूरी तरह से अभी तक संगठित नहीं हो पाए हैं, तब तक आक्रमण कर देना अपनी पराजय को न्योता देना है। तो ये बात पवन सिंह है वो अजय सिंह के पक्ष से कहता है। जमाकर बोला आप ठीक कहते हैं, पर अभी शत्रु की दशा डांवाडोल है। अनग आक्रमण निश्चय सफल होगा, अहिंसा की बात नानी की कहानी से निरुद्देश्य लगती है। अजय सिंह उठ खड़े हुए, मैं इस बार अहिंसा की बात ही करूंगा। जब स्वयं में प्रतिरोध की प्रबल शक्ति ना हो तब अहिंसा का युद्ध ही शत्रु को देश निष्कासन के लिए विवश करता है। तो ये दोस्तों आपका बहुत अच्छा संवाद है अजय सिंह का कि जब तक स्वयं में प्रतिरोध की प्रबल शक्ति ना हो कि हम शत्रु का डटकर के मुकाबला कर सकें, तब तक हमें अहिंसा है उसे हमें कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, साम का सहारा, साम दाम का सहारा हमें लेना चाहिए।
अनंग सिंह कटु स्वर में बोला, भीख में स्वराज्य नहीं मिलता काका साहब, भगवती माँ को खून दो, उसके खप्पर को रुंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी, आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा देगी। तो ये संवाद आपसे पूछा जा सकता है कि भगवती माँ को खून दो, उसके खप्पर को रुंड मुंड से भर दो, वह आपको स्वतंत्रता देगी और आपकी जन्मभूमि को मान मर्यादा देगी। तो ये संवाद किसने कहा है? अनंग सिंह ने। हम्मीर ने अनंग सिंह की बात का समर्थन बड़े शांत स्वर में किया। सिंहासन पर अकड़कर बोला, शत्रु की विषम स्थिति का हमें लाभ उठाना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक अभी मालदीव की सहायता नहीं कर सकेगा, ऐसे समय हमारा आक्रमण निष्फल नहीं होगा। अनंग सिंह अपनी भयानक आकृति पर घृणा को नाचता हुआ तीव्र स्वर में बोला, युद्ध की ओर से कभी भी उदासीन ना रहो, वीर के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। तो ये भी अनंग सिंह का कथन है। तो जो भी दोस्तों ऐसे आए कि युद्ध में इसमें प्रबलता दिखाई दे रही है, तो वो अनंग सिंह का कथन हो जाएगा। बस फिर क्या था, चित्तौड़ पर आक्रमण की तैयारियां होने लगीं। अजय सिंह जी भी अब युद्ध की तैयारियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते थे। वे अहिंसा एवं असहयोग पर बार बार जोर देने की रट लगाते थे, पर उनकी क्षीण ध्वनि हथियारों की भीषण खनखनाहट में लुप्त हो जाती थी। पर्वत की विस्तृत गृह मेखला में हथियारों की ध्वनि हर घड़ी आती रहती थी। अनंग सिंह उन्मत्त गज सा घर घर युद्ध का निनाद करता रहता था। खून की होली खेलने में उस युद्ध पिपासु पुरुष को एक विचित्र उत्तेजना और आनंद की उपलब्धि होती थी। उसने उन विषाक्त तीरों की अनवरत सर्जना करनी प्रारंभ कर दी, जो शत्रु के तन के स्पर्श करते ही उसे परलोक का यात्री बना देंगे। वह खूंखार भेड़िया बना यत्र तत्र सर्वत्र घूमा करता था, वीरों को उत्साह प्रदान करता था, उन्हें लंबे लंबे भाषण और उपदेश दिया करता था कि जो राजपूत युद्ध से जी चुराता है वह नरक का भागी होता है, वह कभी पाप से मुक्त नहीं होता। तो ये किसने कहा था? अनंग सिंह का कथन है। वह ओजस्वी वाणी में कहता, का पुरुष को परम प्रतापी पुरुष बना सकने का मेरा आत्मविश्वास नहीं टूटा है राणा जी। इन दया के पात्रों में हिंसा की उस दुर्निवार जिसका निवारण नहीं किया जा सके आग को जन्म दूंगा, जो करुणा की हल्की रेखाओं में भी इन्हें वंचित रखने लगेगी। राजपूतों के आसपास मैंने चारणों का जाल फैला दिया है। ये चारण निरंतर इन्हें युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। उनकी वाणी सुनकर कापुरुषों में क्या मुर्दों में भी जान आ जाती है। मैंने सुना है वे कहते हैं, ओ बप्पल राजा के वंशजों, ओ उज्जवल कीर्तियों के स्तंभों, तुम्हारे राज्य में एक निरंकुश आतताई मुक्त क्रीड़ा विहार एक आतताई मुक्त क्रीड़ा विहार कर रहा है। तुम्हारी पावन शीतल धारा में एक यवन चाकर निद्वंद तरणी विहार यानी कि निद्वंद यानी बिना किसी द्वंद्व के नौका विहार कर रहा है। तुम्हारे पर्वतीय प्रदेश की उन्मादित समीरण में एक रिपु यहाँ की नारियों की कोमल अंगों एवं मुक्त लास्यों में प्रमत्त हो गया है। ऐसे समय में ओ सूर्यवंशियों, तुम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? तुम्हारी उपत्यकाओं में महा अनर्थ हो रहा है, इसलिए वीर पुत्रों जागो, महाकाल को जगाओ, ताकि शत्रु तुम्हारी जननी को स्वतंत्र कर दे। तो ये बात है, वो चारण उसने अनंग सिंह ने समस्त सेना के आसपास है वो चारण कवि लगा दिए थे। और वो कवि और जो साहित्यकार थे वो तगड़े तगड़े भाषण दे करके, जोशीले भाषण दे करके सेना में जोश भरने का कार्य कर रहे थे। राणा जी, हमारा तीर निशान पर है। मुझे विश्वास है सम्रांगण में युद्ध के लिए उन्मत्त वीर शत्रु पर टूटेंगे तो विजय निश्चय ही हमारी होगी। तो ये अनंग सिंह है वो राणा को दिलासा देता है कि राणा जी आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए कि हमारा जो तीर है वो बिल्कुल निशाने पर है और इस बार हम मालदेव चौहान को ध्वस्त करके रहेंगे और चित्तौड़ पर है वो शूर्यवंशियों का तिरंगा है वो फहराएगा, झंडा फहराएगा। अंत में वह रात्रि भी आई जिसकी समाप्ति पर युद्ध घोष किया जाएगा। हम्मीर अपने बक्ष में गंभीर मुद्रा बनाए सैया पर बैठा था। समीप में ही उसका
जगमगा रहा था। उसकी शैया की मयूर पीठिका पर नाचने मयूर का चित्र एक सिर निगूढ़ उल्लास की भंगिमा में था। हमीर उसका निमंत्रण मयूर पर कोमलता के हाथ हमीर ने उस निष्प्राण मयूर पर कोमलता से हाथ फेरा। स्तब्ध वातावरण में शून्य प्रदेश की साएं साएं स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। वह साएं साएं को दत्त होकर सुनने लगा। उसे लगा कि यह बंद प्रांतर की साएं साएं कह रही है कि प्रत्यूष यानी कि सुबह के प्रथम पहर में तुर्यनाद होगा और महामरण की छाया में, प्रलय के आघातों में, पवन की चीत्कारों में यह वीरों का दल जो आज सुख की निद्रा में निमग्न है, जो आज वीर क्षत्राणियों की गोद में प्यार, ममता और वात्सल्य लिए पड़ा है, जूझता हुआ दिखेगा और धरित्री का अंचल रक्त से भीग जाएगा। धरती यानी धरती। वह उद्वेग से भर उठा। तभी एक परिचारिका ने आकर निवेदन किया, अनग सिंह आया है। इस बेला? हाँ, भीतर आने दो। अनग अपनी एक भुजा का दूसरी भुजा से सरल स्पर्श करता हुआ हम्मीर के कक्ष में आया। प्रणाम करके बोला, वीरों को निद्रा नहीं आ रही है राणा जी, वे युद्ध के लिए उन्मत्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। यह शुभ है अनग सिंह, शत्रु का कलेजा उसकी हुंकारों से थर्रा जाएगा। अनग सिंह, किसी भी तरह चित्तौड़ को प्राप्त करो। अपनी मूंछों पर ताप देता हुआ अनग सिंह बोला, चित्तौड़ अवश्य जीत लिया जाएगा। तो ये बात है दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण से पहले है वो अनग सिंह और राणा हम्मीर के मध्य में होती है कि किस प्रकार वो युद्ध की तैयारी करते हैं कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, वो सहायता नहीं कर पाएगा। इस समय यदि हम आक्रमण करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, ठीक है। वो युद्ध की तैयारी के लिए हम आदेश दे देता है और फिर है वो स्वयं भी चिंता में है कि कहीं असफल ना हो जाए। इस बार जो राणा हम्मीर है वो इतना विश्वस्त दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अनग सिंह पर उसे भरोसा है और अनग सिंह को वो इसकी समस्त जिम्मेदारी सौंप देता है। अब इस उपन्यास का अगला जो भाग है दोस्तों, वो है आपका 7वां भाग। सूर्य के साथ तुर्यनाद सुनाई दिया, यानी जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही रण की जो तुर्य है, तुरी की जो आवाज़ है वो बजाई पड़ी। प्रलयकारी राजपूतों का दल चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। प्रलयंकारी राजपूतों का दल चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। उनकी दामनी सी प्रत्यंचाओं पर विनाश के तीर चढ़ने को ललक उठे। युद्धशालाएं आज शस्त्रों से खाली हो गई थीं। शौर्य, वीर्य और तेजस्वी व्यक्तित्व के सम्राट हम्मीर अश्व पर आरूढ़ होकर सेना के प्रमुख रूप में आगे बढ़ रहे थे। अब प्रकट आक्रमण को प्रकट होते देर नहीं लगी। राजा मालदेव मुसलमानी नेता को लेकर पवन वेग से आगे बढ़ा। तब धूल बादलों से अनंत आकाश धुंधला गया। मालदेव के शस्त्रागारों की शिलाएं शस्त्रों को धार देने के लिए बेचैन हो उठी। मालदेव असंख्य सेना लेकर मैदान में आ डटा। घोर युद्ध आरंभ हो गया। शस्त्रों के टकराने से चिंगारियां निकलती थीं। योद्धाओं के टकराने से प्रतीत होता था कि धरती पर भूकंप आ गया है। भीषण युद्ध हुआ। परिणाम भी आशा के विपरीत निकला। हम्मीर को भीषण पराजय मिली, ऐसी पराजय कि हम्मीर का हृदय टूक टूक हो गया। अपने साथियों के अतुल पराक्रम के पश्चात ऐसी पराजय हम्मीर चिंता, उद्वेग और भय से विचलित हो गया। अनग सिंह को कोई दुख संताप नहीं था। वह भी घूम घूम कर कह रहा था, जय पराजय भाग्य की बात है, इससे साहस और धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। आहा, जब मैंने एक शत्रु को अपनी बगल में दबाकर मारा तो उसका सिर ही फट गया। ठाकुर सा एक लिंगेश्वर की सौगंध खाता है एवं चौहान को पांव से रौंद डाला था। एक चौहान को मैंने पांव से रौंद दिया था। अजय सिंह ने अनग सिंह को बुलाकर कहा, जिस वीर को हिंसा भरी अमानवीय बातों में आनंद आता है। अजय सिंह ने अनग सिंह को बुलाकर के कहा कि जिस वीर को हिंसा भरी अमानवीय बातों में आनंद आता है, वह वीर थोड़े ही दिनों में शैतान हो जाता है। उसमें देवता के स्थान पर दैत्य का वास हो जाता है। तो दोस्तों, युद्ध हैं। शुरुआत में अजय सिंह ने बहुत समझाया कि भाई इस समय हम संगठित नहीं हैं, आक्रमण नहीं करना चाहिए,
लेकिन फिर भी आक्रमण कर दिया गया जोश में और उसका पराजय का मुँह इन्होंने देखना पड़ा। जो मालदेव चौहान है उसके पास में असंख्य सेना थी, ठीक है, चित्तौड़ का अवैध दुर्ग था और उसकी सारी संपत्ति थी, लेकिन दूसरी तरफ राणा हम्बीर के पास में कुछ भी नहीं था। केवल जोश, साहस और अनग सिंह की जो बातें हैं वही उनके पास में थी। उन्होंने अजय सिंह की बात को हल्के में ले लिया और इसका परिणाम उन्हें हार के रूप में देखना पड़ा। और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि भाई युद्ध है वो आकांक्षाओं के लिए नहीं लड़े जाते, बल्कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने आन बान की मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए जब आवश्यक हो जाए तब। लेकिन जो अनग सिंह है वो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता है, इसलिए अजय सिंह उसको कहता है कि जिस व्यक्ति को ऐसी बातों में आनंद आता है ना, युद्ध जिसके लिए खेल बन जाए, जिसको युद्ध में मज़ा आने लग जाए, तो फिर वो जल्दी ही शैतान हो जाता है। अनग ने इस उपालंब में तनिक भी रुचि नहीं दिखाई। वह उसी स्वर में बोला, प्राणों के की धारा से मरते रहने बदमान। ये क्या है, चलिए छोड़िए। मैं पड़ती हुई वर्षा की बूंदों की स्मृति दिलाते हैं। अजय सिंह भी व्यथित हो उठे, कड़क कर बोले, तुम मनुष्यता के पृथक होते जा रहे हो, तुम मनुष्यता से पृथक होते जा रहे हो अनग। अधिक क्रूरता और दयाहीनता अत्यंत कठोर परिणाम का आधार बनती है। अजय सिंह है दोस्तों, वो एक प्रौढ़तम व्यक्ति हैं और उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव जिया है। उन्होंने देखा है कि किस जगह पर हमें बुद्धि से और किस जगह पर हमें ताकत से काम लेना चाहिए, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अनग अपने विचारों पर दृढ़ था और हम्बीर की मन स्थिति विचित्र हो गई थी। उसके जीवन में उत्साह की जगह निरुत्साह छा गया। मालदेव विजयी होकर हम्बीर का चैन तक लूटने लगा। अब उसने हम्बीर के सरदारों एवं सामंतों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। जहाँ जहाँ हम्बीर जाता था, राजा मालदेव उसका पीछा करता था और उसके संगठन पर आघात पहुँचाता था। उसके प्रत्येक कार्यक्रम को वह निष्फल बनाने का प्रयास करता था। इससे हम्बीर का मन उचट गया और उसे अपना भविष्य घोर तिमिर के अंक में खोया सा प्रतीत हुआ। अंक है ये, अंक में खोया सा प्रतीत, अंक यानी गोद। एक दिन अचानक उसने निर्णय किया कि वह मेवाड़ की भूमि को ही छोड़ देगा। रात्रि की बेला थी। चाचा अजय सिंह भी बैठे बैठे गीता का पठन पाठन कर रहे थे। हम्बीर को अपने सम्मुख उन्मन देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? काका, मैं मेवाड़ को कुछ दिन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? चाचा की आंखों में प्रश्न नाच उठा। मुझे लगता है कि अभी मेरा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। मैं एक बार गुप्त रूप से द्वारकापुरी की ओर जाना चाहता हूँ। तो पहली बार युद्ध हार जाने के बाद में राणा हम्बीर ने मेवाड़ को छोड़ करके कहाँ पर जाने की इच्छा है वो जताई, तो द्वारकापुरी। मैं नहीं चाहता कि कोई वीर शत्रुओं के आघातों से घबराकर अपनी मातृभूमि का परित्याग कर दे। इसे मैं उचित नहीं मानता। यह बहुत बड़ी दुर्बलता है, किंतु मेरा मन इन सभी वस्तुओं से नितांत पलायन करना चाहता है। मैं प्रत्याक्रमण के लिए सजग होकर सोच भी नहीं सकता। आखिर क्यों? उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया, क्योंकि मेरी शक्ति का पतन हो चुका है। इस पराजय के पश्चात हम किसी भी तरह विरोध के उपयुक्त नहीं रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि जीवन में जब ज़्यादा उत्साह होता है तो वो उतने ही निराशा में भी व्यक्ति पहुँच जाता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमें हमेशा बुद्धि के साथ साथ में होश से भी दोस्तों समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। वरना जितना उत्साह कार्य के शुरुआत में दिखता है, उस कार्य की जो समाप्ति है उतनी ही निराशा के साथ में होती है। यह तुम किस आधार पर कह सकते हो? चाचा के विशाल नेत्रों से इस बार तनिक उत्तेजना उभर आई। अपार यही है कि इस पराजय में हमारे बड़े बड़े कई सामंत मारे गए हैं और हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है। चाचा उठ खड़े हुए। हम्बीर के समीप आकर उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। तत्पश्चात वे स्नेह सिक्त स्वर में बोले, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए।
आशाहीन प्राणी कर्म क्षेत्र में नितांत असफल सिद्ध होता है। तुम्हारे सामंत सरदारों के पास अभी तो अतुल कंचन पड़ा है, वे अपने राणा के सम्मान के लिए अपनी स्त्रियों तक के गहने बेचने को तैयार हैं। तो ये बात अजय सिंह है वो राणा हम्बीर से कहता है कि भाई तुम पहले तो बहुत उत्साहित थे और तुमने मेरी बात सुने बिना ही चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। अब यदि तुमको पराजय मिली है तो तुम बहुत ही ज़्यादा निरुत्साहित हो गए, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। हम्बीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहाँ से हटकर अपने निजी कक्ष में आ गया। एकांत में उसके विचार सागर में घोर उद्वेलन चल रहा था। वह उद्वेलन केवल पलायन के इर्द गिर्द घूम रहा था। अप्रत्याशित उसके विचारों ने दृढ़ता धारण की और उसने चुपचाप मेरा और अपने अन्य साथियों के साथ चित्तौड़ से प्रस्थान कर दिया। वह थोड़ी ही दूर गया नहीं था कि पीछे से अनग सिंह आ पहुंचा। वह आकर बोला, राणा जी, आप गीदड़ों की तरह समर क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं। क्या पता कब आप पर विपत्ति आ जाए और आपके मान पर कोई कलंक लग जाए, इसलिए मैं भी आपके साथ चलकर आपकी रक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे सच्चाई के साथ युद्ध करने में ही आनंद आता है। तो ये बात कहता है अनग सिंह आपका। हम्बीर के अप्रत्याशित गमन पर चाचा चिंतित हो उठे। पराजय के पश्चात मालदेव के रणवाद्यों का घोष निरंतर उपत्यकाओं में चाचा को चुनौती दे रहा था। शंखनाद व तुर्यनाद स्वप्न में चाचा के अंग प्रत्यंग में प्रकंपन भर देते थे और उदधी की एक एक लहर कह उठती थी, पराजय पराजय पराजय। आवेश और आवेग में उनकी मुट्ठियां बंध जाती थीं। वे त्वरापूर्वक अपने कक्ष में टहलने लगते थे। शक्ति के अभाव में चाचा शांति के तरीके अपनाने के आदी थे। वे युद्ध के प्रयोजन, परिणाम और परिणामोत्तर स्थिति का भली भांति विश्लेषण कर संग्राम भूमि में पांव रखते थे। राणा हम्बीर द्वारा किए गए असफल आक्रमण से वे विचलित हो गए। व्यर्थ का रक्तपात, हिंसा और हानि, अनग सिंह की युद्ध करने की अहर्निश प्रवृत्ति, लगातार प्रवृत्ति, यह सब क्या है? यह मनुष्य के भीतर के पतन की आधार शिलाएं हैं। चाचा चाहकर भी इन सब बातों को विस्मृत नहीं कर सकते थे। कभी कभी वे हम्बीर के प्रति भी रुष्ट हो जाते थे। वह अप्रत्याशित क्यों चला गया? इस प्रकार घबराकर मैदान छोड़ने का तात्पर्य यही हो सकता है कि उसमें चित्तौड़ को संभालने की क्षमता नहीं है। तो ये बात अजय सिंह वो राणा हम्बीर के बारे में सोचने लगते हैं। दोपहर का समय था। नीलांबर में भास्कर भगवान अपने संपूर्ण पौरुष के साथ दीप्त हो रहे थे। धूल शैल शिखरों एवं उपत्यका में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे को विदीर्ण करता हुआ एक भील यात्री का स्वर गूंज रहा था, डालन तरुवारे पीली ने परवाते। एक भील लोकगीत है दोस्तों ये। ढाल और तलवार, चाचा के कर्ण कुहरों में इतना ही शब्द पड़ा। वे उद्भ्रांत से शून्य की ओर हाथ पसार कर तीव्र स्वर से बोले, युद्ध युद्ध युद्ध। मेवाड़ का हर बेटा ढाल तलवार की बात करता है, विरोध प्रतिरोध और संघर्ष की बात करता है, किंतु उस युद्ध से लाभ ही क्या जो मनुष्य को ऐसी भयंकर पराजय दे जाए कि जिसका परिणाम जीवित मृत्यु सदृश हो। जैसे कि राणा ही अकेले नहीं है मेवाड़ में जो ढाल तलवारों की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, बल्कि मेवाड़ का हर कण कण में दोस्तों वो वीरता समाई हुई है। जैसा कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मेवाड़ का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर थर्मोपोली ना हो, और ऐसा कोई नगर नहीं है जहाँ पर लियोनिडास जैसा वीर ना पैदा हुआ हो। तो प्रत्येक आदमी यहाँ पर युद्ध और वीरता की बातें करता है, लेकिन ऐसी वीरता भी किस काम की जो जिसका शुरुआत तो बड़ी ही आशा के साथ में, अति उत्साह के साथ में होती है, और जिसका अंत है वो बहुत ही निरुत्साही में होता है। जैसा कि राणा हम्बीर की ये बात कर रहे हैं। उद्वेग में चाचा का हाथ अपने उन्नत कक्ष पर चला गया। वे आवेश से बड़बड़ाए, ऐसी पराजय आत्मनाश और जगतनाश दोनों का कारण बनती है, पर मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। प्रतिहारी के पुकारने पर उसने कक्ष में प्रवेश किया। प्रणाम के साथ वह चाचा के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगा। चाचा बोले, पवन सिंह को बुलाओ। चाचा के आमंत्रण पर उसने त्वरा के साथ कक्ष में प्रवेश किया। पाद स्पर्श के पश्चात नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। पवन सिंह, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेवाड़ की महिमा और प्रताप उसकी मिट्टी में नहीं है, वह है हमारे बाजुओं में, किंतु भाग्य चक्र निर्मम होकर हमारा विरोध प्रतिरोध कर रहा है।
प्रकृति की प्रत्येक चितवन हमारे साथ मनमाना खिलवाड़ खेल रही है, तब हमें असीम धैर्य और विवेक के साथ में कार्य करना है। हमें ऐसा संघर्ष करना है जिसके गौरव की सौरभ निरुत्साहित प्राणों में उत्साह का सागर लहरा दे, जो अचेत शत्रु दुर्ग की नींवें हिला दे। ये बात है वो अजय सिंह उससे कहते हैं पवन सिंह से कि भाई अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, अब हमें बहुत ही विवेक के साथ में, धैर्य के साथ में और समझदारी के साथ में हमें काम लेना पड़ेगा। पवन सिंह मान स्थिर खड़ा था, उसे तनिक भी समर्थन नहीं किया। तुम चुप क्यों हो काका साहब? बात यह है कि मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं मालदेव का सिर काट कर ला सकता हूँ। आपकी दृष्टि में कुछ भी राय देने को तैयार नहीं हूँ, अपनी दृष्टि से मैं कुछ भी राय देने को तैयार नहीं हूँ, बस आप आज्ञा दीजिए। तो ये बात है वो पवन सिंह कहता है। पवन सिंह एक महाबलिष्ठ योद्धा था, उसका हृदय विशाल और निर्भीक था। उसके सम्मुख अच्छे अच्छे योद्धा हार खा जाते थे। उसकी आंखों में ज्वलंत शौर्य चिंगारियों की तरह चमकता रहता था। वह अजेय और अपराजित योद्धा केवल वचनों का अनुसरण करना जानता था, केवल आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझता था। चाचा एक बार अपने आसन से उठे और बोले, सैन्य शक्ति के अभाव में हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक रक्तपात और हिंसा से दूर हों। हमें अहिंसा का युद्ध लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से लेखक की जो गांधीवादी मंशा है वो स्पष्ट हो जाती है। वो इसके माध्यम से, अजय सिंह के संवादों के माध्यम से, अजय सिंह के पात्र के माध्यम से ये बताना चाहता है कि युद्ध दोस्तों किसी भी परिस्थिति में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। ठीक है, जिन बातों को आपसी समझौते, विचार विमर्श के सुलझाया जा सकता है उनको सुलझा लेना चाहिए। युद्ध का मार्ग है वो बहुत ज़्यादा अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से भी हम किसी भी बात का अंत कर सकते हैं। तो अहिंसा की बात करेगा, असहयोग की बात करेगा। ठीक है, पवन सिंह के तेजस्वी मुख पर आश्चर्य नाच उठा। अंतर के विस्मय को अनावरण करता हुआ वह बोला, अहिंसा का युद्ध काका साहब? युद्ध, और वह भी रक्तहीन युद्ध? ऐसा कौन सा युद्ध होता है? हमने तो अभी तक सुना ही नहीं। क्यों, युद्ध तो होता है तलवारों पर और ढालों की टंकारों पर खड़खड़ाता हुआ, जिसमें वीरों का रक्त है वो इस धरा में समा जाता है। हमने तो ऐसा ही युद्ध देखा है। अब रक्तहीन युद्ध कैसा होता है? हाँ पवन सिंह, हमें रक्तहीन युद्ध लड़ना है। अल्पकाल के लिए इन आयुधशालाओं और शस्त्रागारों के द्वार बंद करने हैं। व्यर्थ ही स्वजनों और परिजनों का नाश कराना अधर्म और अनीति का कृत्य है। तनिक स्पष्ट कीजिए, उसने स्वतः सहजता से कहा। चाचा ने एक दीर्घ निश्वास लिया। यह बात तुम सबकी कल्पनाओं से परे है। तुम लोगों के मन में अहिंसा के संग्राम की बात स्पष्ट नहीं है। भाई तुम नहीं जानते हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने ज़्यादा जीवन देखा है, तो तुम अभी तक अहिंसा की बातें नहीं जानते हो। तुमने केवल हिंसा देखी है, युद्धों में तलवार लेकर के तुम लड़े हो, मारा है या मरे हो। तुम लोगों ने कभी भी थोड़ा भी परिवर्तन बिना रक्त बहाए नहीं किया। चाहे तुम समर्थ हो अथवा असमर्थ, पर तुम समर भूमि में अवश्य खड़े हो जाते हो और युद्ध का घोष कर देते हो। फिर अपार क्षति पाकर सदा सदा के लिए अपने भाग्य को परतंत्रता के बंधनों में बांध लेते हो। पर मैं ऐसी परिस्थिति में नए ढंग से विचारना चाहता हूँ। वह नया विचार है रक्तहीन क्रांति। तो आपसे दोस्तों बहुत मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खून का टीका नामक उपन्यास में रक्तहीन क्रांति का जो सुझाव है वो कौन देता है? तो अजय सिंह देता है। इस उपन्यास में गांधीवादी सिद्धांतों में आस्था रखने वाला पात्र कौन सा है? तो वो अजय सिंह है। अहिंसा का युद्ध, शत्रुओं से घोर असहयोग। अब ये बात बताएगा। पवन सिंह की आकृति एक निरीह शिशु की हो गई। उस पर अज्ञान का भोलापन हिलोर ले उठा। उसकी युगल नीली गहरी आंखों में औत्सुक्य के भाव कंपित छाया की तरह आने जाने लगे। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, सचमुच हमें रक्तहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध की कल्पना ही नहीं थी। फिर सुनो, सुदूर प्राची क्षितिज पर सूर्य के दर्शन काल के आगमन पर समस्त सरदारों एवं सामंतों में तुम यह घोषणा कर दो कि राणा जी जब तक तीर्थ यात्रा करके ना लौटाएं तब तक हम अहिंसा का युद्ध लड़ेंगे। तो ये दोस्तों उससे झूठ बोलने कहता है। वस्तुतः राणा तो पलायन कर गया है युद्ध से। यदि सरदारों में असलियत पहुंच गई तो फिर वो विद्रोह कर देंगे। ठीक है, उनमें द्वेषभाव हो जाएगा पैदा। तो इसीलिए वो अजय सिंह चाहता है कि भाई सरदारों को राणा के पलायन की बात है वो पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे और फिर हम
कभी भी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे पुराने और विश्वासी सखा हो। राणा के पलायन का रहस्य गुप्त ही रहे। पवन सिंह ने कहा, विश्वास रखें, पर इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? तो दोस्तों अब रूपरेखा को लेकर के आते हैं, वही जो गांधी के असहयोग आंदोलन की रूपरेखा थी, गांधी के सिद्धांतों की जो रूपरेखा थी, उसकी रूपरेखा यही है। चौहान मालदेव के साथ हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। हमारे वीर आज से किसी प्रकार की हिंसा किए बिना गुप्त रूप से इसी उद्देश्य का प्रचार प्रसार करेंगे। मेवाड़ वासियों को कहेंगे जितना संभव हो वे शैल मात्राओं के ही घरों में आकर के बस जाएं। वे अपना व्यापार बंद कर दें, दुकान नहीं खोलें, मालदेव के आतंक को सहकर भी उसकी मदद ना करें। तो ये बात जिस प्रकार से दोस्तों गांधी ने अपने आंदोलनों में, सबनेवज्ञ आंदोलन, असहयोग आंदोलन में इस प्रकार के अपनाए थे कि भाई शराब की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, काम बंद कर देना, सरकारी नौकरी एवं पदों से इस्तीफा देना, ठीक है, और कोई अत्याचार भी अंग्रेजी सेना करे तो उसको चुपचाप सहन कर लेना, इस प्रकार के कार्यक्रम में वो अजय सिंह यहाँ पर रखता है। उन्हें चाहिए कि मालदेव की आज्ञा की अवज्ञा करें, उन्हें शांति से ना बैठने दें तथा उन्हें कोई भी कार्य सुचारू रूप से ना करने दें। मेवाड़ वासियों में इस मंत्र का अधिक से अधिक प्रचार हो कि वे अपना कार्य व व्यवसाय को बंद करके धन की बचत करें, ताकि उससे शक्ति का संचय किया जाए, और वह बड़ी ही नहीं केवल अल्प बचत करनी है और उससे पुनः चित्तौड़ की स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों वो अल्प बचत की बात करते हैं। किसानों को सावधान किया जाए कि वे मालदेव को लगान न देकर वे उन रुपयों को महाराणा हम्बीर की सेवा में रखें। अन्न का हिस्सा वे मालदेव को ना देकर हमें दें। इन सब बातों से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मालदेव के सैनिकों से लड़ाई ना हो, क्योंकि आतताई मालदेव किसी भी समय साधारण रैयत यानी कि प्रजा में भीषण खून की होली खेल सकता है। अतः मालदेव हमारे व्यक्तियों पर यदि अत्याचार भी करे तो मेवाड़ वासियों को उसे सहर्ष सहन कर लेना चाहिए और विशेष विरोध अत्यंत निपुणता से करना चाहिए। पवन सिंह ने अनुरोध किया कि ये सिद्धांत सभी सामंतों एवं सरदारों को अत्यंत विचित्र लगेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि कुछ एक इस अभिनव और अभिमत से सहमत भी ना होंगे। यानी कि जो आपका ये मत है नया और जो आपका ये नए सिद्धांत हैं, इससे आप कुछ भी जो कुछ सरदार और सामंत भी बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। ऐसा संभव है, किंतु जो चित्तौड़ की जय यात्रा में संपूर्ण रूप से समर्थक है उन्हें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम्हें महाराणा हम्बीर की ओर से इस बात का प्रचार प्रसार करना है तथा जो विरोध करे उन्हें उत्साह और विश्वास के साथ इसके महत्व को समझाना है। पवन सिंह प्रणाम करके चला गया। कक्ष में घोर निस्तब्धता छा गई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार है अजय सिंह, राणा हम्बीर ने युद्ध किया, पराजय पाई और वो निरुत्साही होकर के द्वारकापुरी की तरफ चले गए। और फिर अजय सिंह किस प्रकार से एक असहयोग आंदोलन की रूपरेखा बनाता है और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार है वो असहयोग करने की, रक्तहीन क्रांति करने की वो योजना बनाता है। तो यहाँ तक दोस्तों इसके 7 भाग हो गए हैं। 8वां भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं दोस्तों तो पहले कक्षाओं को देखिए और फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां पर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसरों की PDF है वो उपलब्ध करवा दूंगा। पहले दोस्तों कक्षाएं देखना, PDF से कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कक्षाएं देख ली, PDF नहीं भी देखेंगे दोस्तों तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि कक्षाएं नहीं देखी तो आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षाएँ पसंद आ रही होंगी। यदि दोस्तों पसंद आ रही हों और आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा दोस्तों इस प्रकार को और अधिक आगे बढ़ाएं, जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का लाभ हो सके, सबकी मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।